ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका 10th क्लास का टॉपिक लेके आया हूँ, मैथ्स का चैप्टर 3 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कि जो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज मैं आपको नया मेथड बताने वाला हूँ। इससे पहले हम दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। बट आज तीसरा मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। याद रखना, पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था हमारा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा आज हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दोनों मेथड मैंने डिस्कस पहले पिछले वीडियो में किए हुए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उससे पहले देखिए हमारी जनरल फॉर्म इक्वेशन की क्या होती है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए क्या होती है जनरल फॉर्म। हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो ये फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी जो होती है वो ये होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड। ये होती है, यानी कि कोई भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इक्वेशन अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो फर्स्टली आप उस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, इक्वल टू 0 जरूर लाइए, क्योंकि वहां पे मैं बताऊंगा क्यों 0 लाना है, आपको एक बताऊंगा। बट उससे पहले हम बात कर लें, जब हमारे पास जनरल फॉर्म ये होती है तो इसके सोल्यूशन किस किस टाइप के होते हैं। हालांकि वो ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस हो चुका है, बट यहाँ पे एक बार मैं आपको रिकैप्चुलेशन दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन होंगे उनका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। यानी कि इनका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन एक्स और वाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होंगी जो आपको फाइंड आउट करनी होती है। दूसरा केस है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों का रेशियो इक्वल है तो वो हमारा होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तीसरा, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब आपके पास होता है नो सोल्यूशन। तो ये वाला केस आपका कंसिस्टेंस का भी बोला जाता है, एक बार इसको देख लीजिए, कंसिस्टेंस। और ये वाला केस आपका इनकंसिस्टेंस बोला जाता है, इनकंसिस्टेंस। ये आपका कंसिस्टेंस का होता है और दिस इज द इनकंसिस्टेंस होता है, जो आप पिछली वीडियो में मेरे देख चुके हैं। और अब हम बात करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, उसको फॉर्म कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब आप आइए देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका क्या है। व्हाट इज द मेथड अप्लाई फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हाउ टू सॉल्व। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन है, सपोज दैट एक रफ वर्क ले लेते हैं। अगर हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 है तो फर्स्टली यू कैन राइट 2x माइनस 3y, इधर आएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन इस फॉर्म में बनानी है। क्यों बनानी है, क्योंकि इसके जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसमें दो तरीके होते हैं, एक जगह हम 1 लेते हैं और एक जगह -1 लेते हैं। तो वो कंफ्यूजन आपको ना हो कब 1 लेना है कब -1 लेना है, तो सीधा आप इक्वल टू 0 लाइए। तो मैं इक्वल टू 0 वाले केस बता रहा हूँ, जिसके लिए हमें ये बनाना होता है, यू कैन राइट x y एंड 1 कब लिखते हैं, जब आप इक्वल टू 0 होता है। अगर आपके पास इक्वल टू 0 नहीं होता है, मतलब इस फॉर्म में होती है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, अगर इसी फॉर्म में दोनों इक्वेशन है, कांस्टेंट टर्म इस साइड है, तब आप -1 लिखते हैं। तो आप उसमें कंफ्यूज रह जाते हैं कि किसमें 1 लेना है, किसमें -1 लेना है। तो मेरा मानना ये है कि आप इक्वल टू 0 बनाइए, ये सीधा है, क्योंकि जनरल फॉर्म जो हमने अभी तक पढ़ी वो इक्वल टू 0 है। तो आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं रहेगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे 1 लेना है या -1 लेना है। तो ये देखते हैं इसकी फॉर्म क्या होती है, x y 1। आई होप तो आपको मैं एबीसीडी आती है, सबको अच्छे से आती है, तो बस एबीसीडी हमें फॉलो करनी है। आइए देखते हैं कैसे एबीसीडी फॉलो करते हैं। आप अगर x के नीचे कोफिशिएंट लिखते हो तो x का कोफिशिएंट छुपा लेना, क्या बच गया आपका b1 b2 c1 c2। यू कैन राइट x का अगर लिखते हो तो x का छुपा लीजिए, तो आपके पास जो बच गया है b1 b2 c1 c2 आपको एज इट इज लिख देना। यहाँ पे b1 की वैल्यू, यहाँ पे b2 की वैल्यू, यहाँ पे c1 की वैल्यू और यहाँ पे c2 की वैल्यू। अब आपके पास b लिख गया, c लिख गया, b और c के बाद आपका बचा क्या, थर्ड पार्ट a, यानी कि ये हो गया a1
a2 और ये आपका रिपीट हो जाएगा। यू कैन रिपीट b1 b2। ये आपका एक मेथड बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इनकी पोजीशंस क्या होंगी। अगर आपने इनकी पोजीशन गलत कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आएगा। तो बट अगर आपने पोजीशन सही रखी है तो आपका आंसर भी सही आएगा। तो सबसे अच्छा है जब एक्स का है तो एक्स का छुपा लो, b1 c1 b2 c2 abcd 4 होंगी, b1 b2 c1 c2। अब आपको पास पता है 2 आगे यानी कि तीसरा बच गया, क्या बच गया a1 a2। तो यू कैन राइट a1 a2। बाद में आप ये रिपीट कर सकते हैं b1 और b2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसका क्या करते हैं, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, b1 इंटू c2 और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे माइनस साइन यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई में माइनस साइन साथ लगता है, इसीलिए मैं ये माइनस का साइन बता रहा हूं कि ये माइनस का साइन, ये वाला पार्ट माइनस होता है, ये वाला पार्ट आपका माइनस होता है। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई और ये वाला साइन माइनस होता है। अब देखिए ये क्रॉस हो रहे हैं, क्रॉस फॉर्म बना रहे हैं लाइक दिस, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं। अब कैसे लिखते हैं, अगला स्टेप इसका क्या होता है, x अपॉन b1 c2 मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में साइन ओरिजिनल साइन आएगा जो माइनस का आएगा, b2 c1। बाकी अगर यहाँ वैल्यू कोई निगेटिव ऑलरेडी निगेटिव है, जैसे -2 या -3 यहाँ दे रखा है या यहाँ दे रखा है, कहीं एक जगह माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। वो नॉर्मल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर इन दोनों जगह पे माइनस है यानी कि ओवरऑल आपके पास 3 माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, देन यू कैन राइट माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तब आपको माइनस साइन रहेगा, इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1। नॉर्मल आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये फॉर्म होती है। एक्चुअल में आपको ये होता है, फिर आपको एक बार x के साथ इसको कंपेयर कराना होता है, y के साथ इसको कंपेयर कराना होता है। क्यों कराना होता है, क्योंकि जो ये वाली टर्म होती है हमारे पास, एक बार देखना, ये वाली जो टर्म होती है ये वाली, ये आपकी कांस्टेंट टर्म मिलती है, ये आपकी कांस्टेंट होती है, इसमें x और y वेरिएबल होते हैं। तो एक बार x के साथ इसको कंपेयर कराते हैं, यानी कि लिखते हैं x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। एंड आप सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, इसको ले जाके उधर या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी आप इसको आसानी से x की वैल्यू यहां से सॉल्व कर लेते हैं। और इसी तरीके से इस y को हम इसके बार एक बार इसके साथ कंपेयर कराते हैं, पहले x के साथ फिर y के साथ, यानी कि कैन राइट y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसको कंपेयर करा के आप y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको ये प्रोसेस रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इक्वेशन है, अगर इक्वल टू 5 है या इक्वल टू 4 है या इक्वल टू -4 -3 कुछ भी लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको इधर कन्वर्ट करके ले आइए, इधर ले आइए इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो आप x बाई 1 लिखते हैं, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। अब x का है तो x का आप छुपा लीजिए, क्या आता है b1 b2 c1 c2, यू कैन राइट b1 b2 c1 c2। देन अगर आप y के नीचे लिखते हैं, आपके पास bc आ गया, bc के बाद क्या बचता है हमारा, सिर्फ a बचता है, यू कैन राइट a1 a2 एंड b1 b2 आपका रिपीट हो जाता है। फिर आप इसको क्रॉस कर देते हैं इस तरीके से। जब आप क्रॉस करते हैं तो पहला वाला पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला निगेटिव होता है, यानी कि b1 c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y। यहाँ पे फिर इक्वल टू साइन आते हैं। बच्चे बाई मिस्टेक पता नहीं क्या लिख देते हैं, यहाँ प्लस भी लिख देते हैं, काफी सारे बच्चे लिखते हैं, बट ये इक्वल टू होते हैं, यहाँ प्लस माइनस कोई साइन नहीं आएगा, सिर्फ जो साइन आएगा वो इनके बीच में आएगा। फिर एक बार इसको इसके साथ कंपेयर कराते हैं और दूसरा इसको इसके साथ कंपेयर कराते हैं। क्यों कंपेयर कराते हैं, ये दोनों हमारे वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं, बट दिस इज द कांस्टेंट टर्म, वन कांस्टेंट a1 b2 माइनस a2 b1, ये भी आपका क्या होता है कांस्टेंट। तो ओवरऑल ये टर्म हमारी कांस्टेंट होती है, इसीलिए हम x और y को कंपेयर करा के, इस x और y को इससे कंपेयर करा के हम x और y आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। लेट अस सी एग्जाम्पल। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। अब मुझे x और y फाइंड आउट करना है और इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मैंने बोला था इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे 2x प्लस
3y, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का 46 इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है आपके पास 3x प्लस 5y, इधर आएगा माइनस का 74 इज इक्वल टू 0, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो उसी तरीके से हम लिखेंगे x y एंड 1। यहां आपके पास x का छुपा लेते हैं, क्या आएगा 3 और 5। ये आप पहले वैल्यू लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड रिपीट b1 b2। अब आप वैल्यू डाल सकते हैं x, b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b1 b2 3 और 5, यू कैन राइट 3 5। c1 की वैल्यू कितनी है -46 एंड -74। y a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 3 1, b1 b2 3 एंड 5। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी और इनकी, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x अपॉन 74 इंटू 3, 74 इंटू 3, 4 3 12 कैरी गया 1, 7 3 21 और 1 22, यानी कि 222। बट गौर कीजिए, दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस, दैट्स व्हाई दिस इज द माइनस 222। अब इसके ओरिजिनल साइन माइनस का आता है 46 इंटू 5, 5 6 30 कैरी गया 3, 5 4 20 23 230। बट कॉल कीजिए ये माइनस का साइन यहाँ पे है और यहाँ पे ओरिजिनल मैंने कहा माइनस का आता है, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन 46 इंटू 3, 6 3 18 कैरी गया 1, 4 3 12 और 1 138। बट गौर कीजिए, दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन का ध्यान रखना है, आपको गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट 74 2 4 2 8, 7 2 14, 7 2 14। बट ये माइनस का, इसके बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस ये आपका प्लस का साइन आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 10 माइनस 3 3 9। ये आपकी फॉर्म बन गई। आप इतना नोट कर लीजिए, मैं रफ वर्क अपना रफ करता हूं जरा। ये आपके पास फॉर्म आ गई, यानी कि अब यहां से देखिए x अपॉन 230 में से 222 माइनस कर दीजिए, ऑफ कोर्स कितना बचेगा 8 बचेगा। ये आ गया आपके पास 8 इज इक्वल टू y अपॉन 148 में से 138 माइनस करेंगे, यानी कि 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। मैंने कहा था ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, 10 में से 9 का 1 अपॉन 1। अब एक बार इसको कंपेयर कराएंगे और एक बार इसको कंपेयर कराएंगे, सो इम्प्लाइज दैट x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x 1 x 8 1 8, यानी कि x की वैल्यू 8 हो गई। और एक बार इसको कंपेयर कराएंगे, y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि y 1 y 10 1 10, यानी कि ये आपकी y की वैल्यू हो गई। दिस इज द x, दिस इज द y, आपकी वैल्यू आ गई। तो ये यूनिक सोल्यूशन का केस था, क्योंकि यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 है वो इक्वल नहीं थे, इसीलिए ये हमारा यूनिक सोल्यूशन का केस था। इस केस में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हमारा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन है, तो उसके आगे हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं। तो आपको ओरली भी चेक कर लेना कि किस केस में हमें आपको सॉल्व करना है, किस केस में नहीं सॉल्व करना है। लेकिन जब आपके पास आ जाता है क्वेश्चन कि सॉल्व बाय एनी मेथड, तो आप कोई मेथड लगा सकते हैं, आइदर यूज सब्स्टिट्यूशन, आइदर एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर भी ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन मेथड से अच्छा, कभी कभार सबसे इजी जो रहता है वो हमारा एलिमिनेशन मेथड रहता है। सब्स्टिट्यूशन कभी टफ पड़ जाता है जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन हो। इस टाइप की इक्वेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा नहीं है, एलिमिनेशन मेथड काफी अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए बोर्ड्स के पेपर में कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग पर्टिकुलर मेथड लाइक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तब आप उसी पर्टिकुलर मेथड से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे P और Q की वैल्यू निकालते हैं, जो रेशियो को कंपेयर करा के रेशियो से रिलेटेड है। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ P, फॉर विच वैल्यू ऑफ P
does the pair of, for which value of p does the pair of linear equation given below has यूनिक सोल्यूशन, कि इसका आपके पास यूनिक सोल्यूशन है. हाउ टू सॉल्व? फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सोल्यूशन, कि उसका यूनिक सोल्यूशन है. तो उसके लिए p की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास इक्वेशन क्या है? 4x plus py plus 8 is equal to 0. This is the first equation. 2x plus 2y plus 2 is equal to 0. अब यहाँ पे गौर कीजिए, हर सम में 2 कॉमन है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ. और अब मेरा मानना है कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, और नहीं भी करेंगे तब के आपका आंसर आ जाता है. लेकिन सिंप्लीफाई हम उसी केस में करेंगे जो टर्म आपके पास तीनों में कॉमन है. यहाँ देखिए तीनों टर्म हमारे पास 2 है. अगर 2 नहीं है, अगर 2 3 होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता, नॉर्मल सॉल्व करता. लेकिन 2 है तो मेरा मानना है आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड. वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब में 2 कॉमन है, या 2 का मल्टीपल कॉमन होता है. कोई भी हो, जो नंबर या उसका मल्टीपल अगर आपको किसी में कॉमन मिलता है तो आप सिंप्लीफाई जरूर कर दीजिए. अगर नहीं मिलता है तो आपको एज इट इज रहना देना है. तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज द सेकेंड. अब हमें यहाँ p की वैल्यू निकालनी है फॉर यूनिक सोल्यूशन. अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं. पहले a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 है. b1 की वैल्यू कितनी है? p है. और c1 की वैल्यू कितनी है? 8. a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1. b2 की वैल्यू 1 एंड c2 की वैल्यू 1. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. तो 4 यूनिक आपको लिखना पड़ेगा. जब जो भी है जिस सोल्यूशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा 4 यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन के लिए आपके पास क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. यानी कि a1 की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन 1 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? p अपॉन 1. सो इम्प्लाइज दैट यू कैन राइट p नॉट इज इक्वल टू 4. यानी कि आपका p सिर्फ 4 नहीं होना चाहिए, बाकी एनी वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4 के अलावा कोई भी वैल्यू है. यानी कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो p नॉट इक्वल टू 4 आपका आंसर आ जाएगा. यानी कि आपका p जब नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा, मीन्स p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी कोई भी वैल्यू हो. यानी कि द सोल्यूशन द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन व्हेन p नॉट इक्वल टू 4. जब हमारा p 4 नहीं होगा तब आपका इसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा. अगर 4 के अलावा 4 हो जाता है तब वो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा. इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए. आई थिंक आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा. आप अपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं. इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज को आप कर लेंगे. इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है आप उसको कंप्लीट कर लेंगे. और उस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट आता है या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा. प्लीज आप कमेंट कीजिए. आपको कोई भी डाउट आता है बेझिझक कमेंट कर दीजिए. मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि मैं अगर कमेंट देखूंगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले कमेंट को बताऊंगा, फिर मैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.